समकालीन विश्व में सुरक्षा परिचय। विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों से होता है। हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ हमें मालूम है, लेकिन क्या सचमुच हमें इन शब्दों का अर्थ मालूम है? बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुल्म का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ा जरूरी है। ऐसा कहने का मकसद यह जताना होता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है और इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती। हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढंग छुपा हुआ और खतरनाक होता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानव सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज हो और जिससे आप आम नागरिक का कुछ लेना देना ना हो। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढंगी छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हम और ज्यादा जानने की जरूरत है। सुरक्षा क्या है? भारत की सुरक्षा सरोकार क्या क्या है? यह अध्याय इन सवालों पर बहस करता है। इसमें सुरक्षा को रखने समझने के 2 नजरिए पर चर्चा की गई है। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न संघर्ष और स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नजरिया बनता है। ये चित्र में दिखाए गए हैं। ये चित्र में लोग की स्थितियां दिखाई गई हैं। ये चित्र सुरक्षा के 2 भिन्न पहलुओं को दर्शाता है। कुछ चित्र ग्वेटा ग्वेटामाला में चल रहे गृह युद्ध के बारे में है। आप देख सकते हैं कि माताएं युद्ध में खोए अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं और युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद किए जा रहे हैं। कुछ चित्र में बांग्लादेश के हैं। इनमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पैदा हुई और को दिखाया गया है सुरक्षा को दिखाया गया है। मेरी सुरक्षा के बारे में किसने फैसला किया? कुछ नेताओं और विशेषज्ञों ने। क्या मैं अपनी सुरक्षा का फैसला नहीं कर सकती थी? सुरक्षा क्या है? सुरक्षा बुनियादी अर्थ है खतरों से आजादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरे से भरा होता है तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए। आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी तरह अर्थ में खतरा जरूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषय का अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। तो फिर सवाल बनता है कि किसके? ये चिड़िया के ऊपर बैठा आदमी दिखाया गया है। ये एरेस एंगल कार्टून है। आपने शांति सेना के बारे में सुना होगा। क्या आपको लगता है कि शांति सेना का होना स्वयं में एक विरोधाभासी बात है? केंद्रीय मूल्य क्या? पूरे देश के केंद्रीय मूल्य? आम स्त्री पुरुषों के केंद्र मूल्य क्या? नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करता है जो कोई साधारण नागरिक। इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात करते हैं तो यह सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यारे हैं कम बेशों उन सभी को बड़े या छोटे खतरों होते हैं। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है तो संभव इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती है। जब भी राहगीर अपने राह पर लूटा जाता है तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन की क्षति पहुंचती है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हर जगह हमें खतरे नजर आएंगे। इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुरक्षा रिश्ता पर फिर बड़े गंभीर खतरों से है। खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए हों तो केंद्रीय मूल्यों को अपरिणीय क्षति पहुंचेगी। ये बात तो ठीक है, फिर भी हम
यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भूलाएदार धारणा है। मिसाल के लिए हमें यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों से अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है। ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसार में रोज कितनी ही बातें रोज बदलती रहती हैं। फिर भी हम यह सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है। यह बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हैं। ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। आइए सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं। यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा है। पारंपरिक धारणा बाहरी सुरक्षा। अधिकांश अधिकांशयता जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़े या सुन रहे होते तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है तो जो सैन्य हमलों की धमकी देकर संप्रभु स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिक के जीवन को भी खतरा होता है। शायद ही कभी ऐसा होता है कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हों अथवा मारे जाएं। आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है। उनका और उनकी सरकार की हौसला तोड़ने की कोशिश होती है। ये चित्र दिखाए गए हैं। चित्र में ये युद्ध अर्थव्यवस्था पर चित्र है। एरेस एंगल्स कार्टून है। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं: आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बातें को बिना युद्ध किए मान लेना अथवा युद्ध से होने वाली नाश को इसी हद तक बढ़ने संकेत देने की दूसरी पक्ष सहम कर हमला करने के बजाय आए या युद्ध ठान जाए तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए अथवा हमलावर को पराजित कर देना। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण करे दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचलित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपराध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, इस शक्ति संतुलन कहते हैं। कोई देश युद्ध का मतलब असुरक्षा, विध्वंसक और मृत्यु। युद्ध किसी को क्या सुरक्षा दे पाएगा? युद्ध किसी को क्या सुरक्षा दे पाएगा? परमाणु संपन्न बिरादरी। ये क्रिस्टो के कोमर केंगल्स कार्टून्स। जब कोई नया देश परमाणु शक्ति संपन्न होने की दावेदारी करता है तो बड़ी ताकतें क्या रवैया अख्तियार करती हैं? हमारे पास यह कहने के क्या आधार है कि परमाणुविक हथियारों से लैस कुछ देशों पर तो विश्वास किया जा सकता है, परंतु कुछ पर नहीं। अपने पड़ोस अड़ोस में देखने पर पता चलता है कि कुछ मुल्क छोटे तो कुछ बड़े। इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश संभव है कि यह न कहे कि वह हमारे हमले की तैयारी में जुटा है। हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता है, फिर भी यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है, यह भांपा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशीलता रहती है। कोई सरकार दूसरे देश से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश नजदीक हो, उनके जिनके साथ अनबन हो या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने
पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की शक्ति संतुलन बनाए रखने की कायदे यह कायदे ज्यादातर अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक तौर पर प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। परमाणुविक सुरक्षा पारंपरिक नीति सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कोई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे सुरक्षा रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है, और ऐसे में गठबंधन को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना से अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 में दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होती है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देश के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं, लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो सबके ऊपर हो, या यह सोचने या लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है जहां ऐसा बन सकता है। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है, और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते हैं और स्वीकारते हैं, उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। तो विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। पारंपरिक धारणा आंतरिक सुरक्षा। इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके जहन में यह सवाल जरूर कौद होगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती? अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो अथवा होने की आशंका हो तो यह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है? यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है? इसी कारण सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की जरूरत रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति काम बेश आश्वस्त थे। हमने पहले कहा था कि संदर्भ और स्थिति को नजर में रखना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा हालत और संदर्भ सामने आया कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज बन गई है। 1945 के बाद ऐसा जान पड़ता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है। अधिकांश यूरोपीय देश खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदाय अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इसी कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। एक हफ्ते के अखबार पर नजर दौड़ाएं और पूरे विश्व में चल रहे अंदरूनी तथा बाहरी संघर्षों की सूची बनाएं। इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे, यहाँ पर फिर हमें संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। हम इस बात को जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी गुट तथा सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के सामने थे। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमलों का भय था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेश में
उपनिवेशकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। अब वे लोग आज़ादी चाहते थे। इस सिलसिले में हम याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस में को वियतनाम अथवा सन 1950 से 1960 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा। उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू किया और उनके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के सामने ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के सामने शीत युद्धकालीन गुटों में एक न एक के सदस्य बने। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी और दूसरे खेम में जाने वाले अपनी पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुटों के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सोवियत संघ से दुश्मनी ठाननी थी, या अमेरिका अथवा सोवियत संघ के किसी साथी देशों से वैर मोलना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें एक तिहाई ये चित्र में दिखाए गए हैं। एक एरल्स केंगल्स कार्टून तीसरी दुनिया के हथियार युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। इनमें से अधिकांशतः युद्ध तीसरी युद्ध में हुए। जिस तरफ विदा होती औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों से खून खराबे का भय सता रहा था, उसी तरह आजादी के बाद उपनिवेशित मुल्कों को डर था कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला न बोल दे। ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी। एशिया और अफ्रीका में के 9 स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देश के मुकाबले दो मायनों में विशेष थी। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी, दूसरे इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खास कर पड़ोसी देशों से, साथ ही भारत भीतर से भी खतरे की आशंका थी। अनेक नौ राष्ट्र स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकत से कहीं ज्यादा अपने पड़ोसी देश से आशंकित थे। इनके जो अपने ही देश के खिलाफ लड़े, निश्चित ही वे किन्हीं बातों से नाखुश होते हैं। शायद उनकी असुरक्षा ही है जो देश के लिए असुरक्षा पैदा करती है। इनके बीच सीमा और भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर या एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर की अलगवादी आंदोलन से भी इन देशों को खतरा था। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगवादी आंदोलन को हवा दे अथवा उसकी सहायता करे तो दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती है। विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत है। सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। इस तरह पड़ोसी देश से युद्ध और आंतरिक संघर्ष 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इसका संबंध है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह परिवर्तित विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा तथा दूसरों को नरजन संहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुखी शत्रु निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो गया हो सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देश के बीच एक रूप में सहयोग हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण अथवा विश्वास की बहाली,
निरस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्से के हथियारों से बाज आए। उदाहरण के लिए 1972 के जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन, BWC, अर्थात 1992 की रासायनिक हथियार संधि, केमिकल वीपन्स कन्वेंशन, CWC, में ऐसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंध कर दिया गया। 155 से ज्यादा देश ने BWC संधि पर और 181 देश ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए। इन दोनों देश संधियों पर दस्तखत करने वाले में सभी महाशक्तियां शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ समूह संहार के अस्त्र यानी परमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। सन 1972 में एंटी बैलिस्टिक सिक्योरिटी ऑन ड्यूटी, ही नो इफ यू आर नॉटी और नाइस, ये हाई इलेवेटेड ग्रांटेड लो और सर्विड टेरर मीटर कांट रिमेंबर द टेरर लेवल। इस चित्र के भीतर लिखा है कि क्या देश पर खतरे के बादल मंडरा रहा है। अगर इसमें आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो गृह रक्षा विभाग के इस आतंक मापी का इस्तेमाल करें। यह मीटर आपको बताता है कि देश पर आतंक का साया कितना घना है। आतंक सूची सुई को ऊपर दिए गए खानों में से किसी एक पर ले जाए जो आपके जानते मौजूदा खफा की सही तस्वीर पेश करता हो। इससे पता चलेगा कि अमेरिकी जनता आतंकी हमले को लेकर कितना आशंकित है। आतंक हमारे हर तरफ है और वह कभी भी हम पर झपट सकता है। इस आतंक मापी के बूते आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना भयभीत रहना है। सावधानी पूर्वक सुई घुमाइए। मिसाइल संधि, ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसे रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पाद से रोक दिया। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा, अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, डू स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी SALTII और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट शामिल है। परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT 1968 में भी एक वाह है। पहले तो लोगों ने ये मारक और महंगे हथियार बनाए, फिर इन हथियारों से खुद को बचाने के लिए जटिल संधियों की इसे कहते हैं सुरक्षा। अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि ही थी, क्योंकि इसके परमाणु हथियार के उपार्जन के कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया। जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी जा। जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। परमाणु अप्रसार संधि के परमाणु आयुधों को समाप्त तो जाए कहाँ। एनडी सिंगर, क्या हमें शांति विभाग के लिए कुछ लाख डॉलर मिल सकते हैं? नहीं, इतने खर्चे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शांति अहिंसा विधेयक पारित करो, अहिंसा विभाग की स्थापना करो। 300 अरब डॉलर इराक युद्ध, भूतपूर्व सैनिकों के मामले अरब। 425 अरब डॉलर सालाना रक्षा विभाग। 100 अरब डॉलर अफगान युद्ध। आंतरिक सुरक्षा 40 अरब। 2 अरब। एंटी सिंगर केगल्स कार्टून, अमेरिका में सुरक्षा पर तो भारी भरकम खर्च होता है, जबकि शांति से जुड़े मामलों पर बहुत कम ही खर्च किया जाता है।
यह कार्टून इस स्थिति पर एक टिप्पणी करता है कि हमारे देश में हालत इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूरी जरूर कम हुई। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई कि विश्वास बहाली के उपायों से देश के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदिता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। जो दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसा करके ये देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही है। देश एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास किसी तरह के के सैन्य बल है। वे यह भी बता सकते हैं कि इन बलों को यहाँ तैनात किया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो विश्वव्यापी विश्ववासी बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गलत फलत में पड़कर जंग के लिए आमाद न हो जाए। कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा की इस परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबंध है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा सुरक्षा का अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैनिक खतरों से संबंध नहीं है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भित सुरक्षा किसकी पर सवाल उठाकर ऐसे करते हुए सुरक्षा के तीन और तत्वों किन चीजों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जब हम संदर्भित की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है सुरक्षा किसको चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भित माना जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भित का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादन का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्ति और समुदायों या कहे कि समुचित मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी परमाणु सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं, लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाने भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरत शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं है। माना जा सकता है कि सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए उससे कहीं ज्यादा लोग खुद अपनी ही सरकार के हाथों खेत रहे। मानवता की सुरक्षा के सभी परोकार मानते हैं कि इसकी प्राथमिकता लक्ष्य व्यक्ति की सुरक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले पैरोकार का जोर व्यक्तियों के हिंसा खतरे यानी खून खराबे से बचने पर होता है। जो संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्ना के शब्दों में कहे तो ऐसे परोकार का आशय होता है व्यक्तियों और समुदाय की अंदरूनी खून खराबा से बचना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क की खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अकाली, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में
आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजरिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू जैसे महामारियों के ये चित्र में डोंट टेक द सिक्योरिटी आउट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। अब लग रहा है कि बात हो रही है, इसे ही मैं सचमुच के आदमी के लिए सचमुच की सुरक्षा कहता हूँ, सचमुच का सुरक्षा कहता हूँ। मानव अधिकार के उल्लंघन की बात तो हो तो हमें हमेशा बाहर क्यों देखते हैं? क्या हमारे अपने देश में इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं? मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज्यादा झेलनी पड़े। उदाहरण के लिए वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश को 20% हिस्सा डूब जाएगा। कामोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। चूंकि इन समस्याओं की प्राकृतिक वैश्विक है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। खतरे के नए स्रोत। सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्राकृतिक हैं। ट्रेन इनफॉर्मेशंस, ट्रैक फॉर्म स्टेटस, ये मद राइड अराइव्ड, लंदन अराइव्ड, मुंबई अराइव्ड। और ये टेरर टेप किंगल्स कार्टून, ये है टेप टोन ट्रस्ट नेट से लिया गया है। ट्रस्ट नोट पर जोर देते हैं। हमें नीचे के खंडों में ऐसे कुछ खतरों की चर्चा करेंगे। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। जनमानस को आतंकी करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और आतंकवादी नागरिकों की असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्षों के खिलाफ करता है। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण है विमान अपहरण अथवा भीड़ भरी जगह जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी ही अन्य जगहों पर बम लगाना। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहां की सरकारें आतंकवाद पर ज्यादा ध्यान देने लगी। बहरहाल आतंकवाद कोई नया परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लातीनी अमेरिका और दक्षिणी एशिया में हुई। मानव अधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। हो सकता है आपको लगे कि मानव अधिकारों की इससे कहीं ज्यादा कोटियां हो सकती हैं, लेकिन इन 3 कोटियों से मानव अधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी। दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशकृत जनता और जाति और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौमिक मानव अधिकार की संज्ञा दी जाए या इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। 1990 के दशक से कुछ घटनाओं, मसलन रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी कि संयुक्त राष्ट्र संघ
को मानव अधिकार के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उल्लंघन के किस मामलों में कार्रवाई करेगा और किसमें नहीं। खतरों का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के देश कारण धनी देश ये चित्र में दिखाए गए हैं। महिला नीचे बैठी हुई है और ये खुशहाली और बदहाली की करीबी रिश्ता। क्या गैर बराबरी के बढ़ने का सुरक्षा से जुड़े पहलू पर कुछ असर पड़ता है अथवा सामाजिक समूहों को और धनी बनाने में मदद मिलती है, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाते हैं। विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसे नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआत समय में इस इलाके की युद्ध में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज्यादा लोग मारे गए। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में आयु प्रत्याशा। जन्म के समय आयु प्रत्याशा शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष में की उम्र पूरी करने से पहले मृत्यु चपेट में आने वाली शिशुओं की संख्या। सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में 40 वर्ष, लगभग उन सभी समाजों में जहां औसत आयु प्रत्याशा 70 वर्ष से ज्यादा है, निजी आय $1000 से अधिक है। फिर भी सन 1975 में इन देशों में आयु प्रत्याशा और आम आदमी का एक ब्यौरा नीचे है। स्वीडन में 1000 से 3 विकसित देशों औसत 100 में एक, भारतीय उपमहाद्वीप में 7 में एक, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 5 में से एक। भोजन के अभाव, साफ सफाई की कमी और अपर्याप्त चिकित्सालय देखभाल की वजह से बच्चों और शिशु ज्यादा चपेट में आते हैं। क्यूबा में 70 वर्ष और $540, श्रीलंका में 80 वर्ष और $200, ब्राजील में 61 वर्ष $750, लीबिया में 53 वर्ष और $3000। ये आंकड़े दिखाते हैं कि किसी देश में आय और सेवाओं का बंटवारा जिस ढंग से होता है उसका गहरा असर समाज के स्वास्थ्य की दशा पर पड़ता है। 5 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले बाल मृत्यु परसेंट में 50%, विकासशील देशों में, विकसित देशों में 5%। ये गोबर टाइम्स पोस्टर से लिया गया है। उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून अप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं और शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं में भेद करते हैं। सामान्यतः उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थी को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासी को स्वीकारने की बाध्यता नहीं होती है। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। 1990 के दशक शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित खुद करें खुद सीखें। अफ्रीका का एक मानचित्र लीजिए और जनता की सुरक्षा पर मंडराते विभिन्न खतरों को इस मानचित्र पर चिन्हित कीजिए।
इस मानचित्र पर चिन्हित कीजिए आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण। विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हैं। 1990 से 95 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55 लाख लोग मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्म भूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नजर डालने से पता चलता है कि सन 1990 के दशक में 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए और इसमें 3 को छोड़कर शेष सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स, सीवियर इक्विटी रेस्पॉन्सिपिरेटरी सिंड्रोम SARS जैसे महामारी और प्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते थे, जबकि शेष के 50% दक्षिणी एशिया में, उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में। उपचार की नई विधियों के कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वर्ष में HIV एड्स से होने वाली मृत्यु के दर में तेजी से कमी आई है, लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार की कीमत को देखते हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे। जबकि अफ्रीका को ज्यादा गरीब बनाने में HIV एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। एबोला वायरस, हैंटो वायरस और हेपेटाइटिस C जैसी कुछ नई महामारियां उभरी है, जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। TB, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियां ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है और इसमें इनका उपचार कठिन हो गया है। जानवरों में महामारी फैलने के भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों से ब्रिटेन ने मैड काऊ महामारी के भटक उठाने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाए हैं और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों में मुर्गा निर्यात बंद करना पड़ा। ऐसी महामारी बताती है कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा अब पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई है। इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का यह मतलब नहीं है कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाती। ऐसे में हर चीज सुरक्षा का मामला हो सकता है। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला लाने के लिए एक स्वीकृत न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। मिसाल के लिए, अगर किसी मसले में संदर्भित राज्य अथवा जन समूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, मालदीव में ये प्राकृतिक आपदा के सौदा हिंदू से लिया गया आतंकवाद। यहाँ जो मुद्दा दिखाया गया है उसे दुनिया कैसे उबरे। विश्व में शरणार्थी 2017 विश्व के विस्थापित लोगों को कहाँ शरण दी गई। 16% अमेरिका, 11% एशिया और पैसिफिक, यूरोप में 17%, 30% अफ्रीका, 26% मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में। स्रोत HTTP UNHCR ऑर्गेनाइजेशन से। वैश्विक ताप वृद्धि में खतरा हो सकता है क्योंकि समुद्र तल को ऊंचा उठाने से इसका ज्यादातर हिस्सा डूब जाएगा। जबकि दक्षिण अफ्रीका देशों में HIV एड्स से गंभीर खतरा है क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्ति में एक इस रोग बोत्सवाना
की हालत सबसे बदतर है और 3 में से 1 व्यक्ति HIV एड्स पीड़ित है। इस पीड़ितता इससे पीड़ित है। 1994 में रवांडा की तुसी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया, क्योंकि प्रतिद्वंदित हेतु जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुसी लोगों को मार डाला। ये कार्टून में अंधा विश्व एरेस केंगस कार्टून युद्ध और आतंकवाद में दिखाया गया। इससे पता चलता है कि के आंतरिक आंतरिक सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा भी सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के सामने स्थानीय संदर्भों में है सहयोगात्मक सुरक्षा। हमने देखा कि सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है। आतंकवाद से लड़ने अथवा मानव अधिकार को बहाल करने में भले ही सैन्य बल को कोई भूमिका हो, और यहाँ भी सैन्य बल का एक सीमित सीमा तक ही कारगर हो सकता है, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने और प्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य बल प्रयोग से मामला और बिगड़ेगा। ज्यादा प्रभावी यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार की जाए। सहयोग द्विपक्षीय, 2 देशों के बीच, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देशों इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक तथा सक्षम है। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि स्वयंसेवी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी संगठन तथा दानदाता संस्थाएं, चर्च और धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यवसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा आदि शामिल हो सकती हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इन कारकों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी और प्रलयकारी घटनाओं की मार झेल रही जनता के खुद दर्द की उपेक्षा कर रही हो। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का जोर होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप से किया जाए, न कि कोई एक देश, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्य की मर्जी पर कान दिए बगैर बल प्रयोग का रास्ता अख्तियार करे। भारत सुरक्षा की रणनीति भारत को पारंपरिक सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से ही उभरे और बाहर से भी। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग अलग वक्त में इन्हें घटकों के हेर फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देश से हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान ने 1947 से 48, 1965, 1971, 1999 में और चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया। दक्षिणी एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियार से लैस देश हैं। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1998 को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में किया था। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, उपनिवेशीकरण, डिकोलोनाइजेशन और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया।
भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौमिक और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की है, जिससे हर देश को समूह संहार के हथियारों, परमाणु, जैविक, रासायनिक से संबंध बराबर के अधिकार और दायित्व हो। भारत में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई और सबसे बड़ी बात यह है कि दो महाशक्तियों की खेमबाजी से अलग उसने गुट निरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापमान वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए। सहयोगात्मक सुरक्षा की पहलकदमी के समर्थन में भारत अपने सेना संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाली के मिशन में भेजी है। मुझे यह सुनकर अच्छा लगता है कि मेरे देश के पास परमाणु हथियार है, लेकिन कोई मुझे यह समझाए कि क्या इससे मैं ज्यादा सुरक्षित हो गया हूँ, क्या मेरे परिवार ज्यादा सुरक्षित हो गया है। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश के अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की है। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। यह व्यवस्था विभिन्न समुदायों और जन समूहों को खुद सीखे परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च की तुलना करें। आओ मिलजुल कर करें। चरण एक, नदी के किनारे बसे इन 4 गांवों की एक काल्पनिक स्थिति का वर्णन करें। नदी के किनारे 4 गांव कोटबाग, गेवली, कंडाली और गोप्पा आसपास बसे हैं। कोटाबाग गांव के लोग नदी के किनारे सबसे पहले आकर बसे। इलाके के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी आबाद पहुंच थी। धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस इलाके में आने लगे, क्योंकि यहाँ पानी और प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा में उपलब्ध थे। अब यहाँ 4 गांव है। समय गुजरने के साथ इन गांवों की आबादी भी बढ़ी, लेकिन संसाधन नहीं बढ़े। हर गांव ने अपनी सीमा रेखा और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दावेदारी जतानी शुरू की। कोटाबाग गांव के लोग इस इलाके में सबसे पहले आकर बसे थे, इसलिए वे संसाधनों में ज्यादा हिस्सा चाहते थे। कांडली और गेवली गांव के लोग का कहना था कि हमारे गांव की आबादी बाकियों की तुलना में ज्यादा है, इसीलिए हमें ज्यादा हिस्सा चाहिए। गोप्पा गांव के लोगों का कहना था कि हम लोग रईस की जिंदगी जीते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, भले ही हमारे गांव की जनसंख्या कम हो। चारों गांव के लोग एक दूसरे की मांग से असहमत थे और संसाधन का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी से कर रहे थे। इसी वजह से गांव वालों के बीच बराबर झगड़े होने लगे। धीरे धीरे लोग इस स्थिति से तंग आ गए और उनका चैन जाता रहा। अब इन 4 गांवों के लोग उसी तरह जीना चाहते थे जैसे वर्षों पहले वे जी रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस स्वर्ण युग में कैसे लौटा जाए। प्रत्येक गांव की विशेषता का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त नोट तैयार करें। यह वर्णन ऐसा हो कि उससे आज के राष्ट्रों के वास्तविक प्राकृतिक की झलक मिलती हो। कक्षा को 4 समूहों में बांटे। हर समूह एक गांव के प्रतिनिधित्व करे। गांव की विशेषता का वर्णन करने वाले एक संक्षिप्त नोट हर समूह को दें। जिस समूह में जो नोट मिले वह उसी गांव की विशेषता को धारण करे। पुराने दिनों की तरह किस प्रकार रहा जाए, इस विषय पर चर्चा के लिए अध्यापक प्रत्येक समूह को कुछ समय 15 मिनट दे। प्रत्येक समूह अपनी रणनीति तय करे। गांव के नुमाइंदों के रूप में सभी समूहों किसी समाधान तक पहुंचने के लिए आप से मुक्त भाव से चर्चा करें। 20 मिनट प्रत्येक समूह अपने तर्क रखे और दूसरे के तर्क का प्रत्युत्तर दे। परिणाम स्वरूप कुछ इस प्रकार का होगा। एक मैत्रीपूर्ण समझौता जिसमें बाकी मांगों का ध्यान रखा गया है, ऐसे शायद ही कभी होता, या फिर पूरी बहस बगैर किसी मकसद के सादे खत्म हो जाएगी। अध्यापकों के लिए गांव को राष्ट्र के रूप में वर्णित करें और सुरक्षा, खतरे की समस्याओं को भौगोलिक क्षेत्र, अखंड प्राकृतिक संसाधन तक पहुंच, विद्रोह आदि से जोड़ें। समूह के बीच
जब बातचीत हो रही थी तो आपने जो कुछ देखा उसके बारे में बात कीजिए और समझाइए कि विभिन्न राष्ट्र भी ऐसे मसलों पर इसी तरह बातचीत करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के भीतर और विभिन्न राष्ट्रों के बीच अभी जो सुरक्षा के मसले मौजूद हैं उनमें कुछ का हवाला देते हुए इस अभ्यास को समाप्त किया जा सकता है। अपनी शिकायत को खुले रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। आखिरी में एक बात यह कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह का विकसित करने की प्रयास किया गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजता मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा न हो। ये प्रयास ज्यादा सफल नहीं हुए हैं। हमारा देश अब भी गरीब और असमानताएं मौजूद हैं, फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे अवसर उपलब्ध हैं कि गरीबी और वंचित नागरिक अपनी आवाज उठा सके। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास के सहगामी बनाए। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है, लोकतांत्रिक शासन जनता की को ज्यादा जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने के साधन भी है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलता के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। यह किताब स्वतंत्रता भारत की राजनीति पर केंद्रित है। स्वतंत्र भारत की राजनीति पर